तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अपना अध्ययन बिंदु लेके आ रहे हैं, वो है शिक्षण विधियों से संबंधित है। और शिक्षण विधियों में आज हम अपनी चर्चा का विषय बनाएंगे, वो है पर्यवेक्षण अध्ययन विधि। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं, आज हम अपनी चर्चा का विषय बनाएंगे, वो है पर्यवेक्षण अध्ययन विधि। तो देखिए, इसको पढ़ने से पहले हम इसके तात्विक अर्थ को समझें कि ये पर्यवेक्षण अध्ययन विधि क्या होती है। तो मित्रों, आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार से निर्देशन करता है, ये निर्देशन करता है। या हम ये कहें कि एक शिक्षक किस प्रकार से अपने विद्यार्थियों को निर्देश करेगा, ये निर्देश करता है। किसको करेगा? निर्देश करेगा मित्रों, ये करेगा छात्रों को निर्देश करेगा। और छात्रों को निर्देश करता है तब हम जो शिक्षण कार्य करते हैं, या हमारे सामने अध्यापक या अपने जो कक्षा अध्यापक होता है, वो जिस प्रकार से हमें निर्देश दे करके अध्यापन कार्य करवा रहा है, तो समझना कि वो हमारी वो पर्यवेक्षण अध्ययन विधि ही कहलाती है। तो अब इसके बारे में हम चर्चा करें कि ये हमारे शिक्षण विधियों में कब से लागू हो गई। हमारे शिक्षण विधियों में ये 1971 ईस्वी में ये लागू हुई, और इसके प्रतिपादन करता है वो है जॉन मॉरिसन है। और ये जॉन मॉरिसन ने ये कहा कि आप शिक्षण की प्रक्रिया में इस प्रकार का भी या इस प्रकार की पद्धति को भी अपना सकते हैं कि एक शिक्षक या एक अध्यापक निर्देश करेगा। कि अध्यापक किसको निर्देश करेगा? अध्यापक छात्रों को निर्देश करेगा, और निर्देश करने के पश्चात जो शिक्षण का कार्य करवाया जाएगा वो ही हमारे सामने पर्यवेक्षण के रूप में कहा जाएगा। ये क्योंकि ये किस लिए करवाया जा रहा है? ये मित्रों इस प्रकार से इसलिए करवाया गया क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कमज़ोर हैं, या हम ये कहें कि प्रतिभाशाली से कुछ पिछड़े हुए बच्चे हैं। उन कमज़ोर बालकों की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का समाधान करना है। और ये समाधान किस प्रकार से करना है? यही एक प्रकार से क्या कहलाती है? पर्यवेक्षण विधि कहलाती है। या हम ये कहें कि प्रत्येक विद्यार्थी होती हैं, उन प्रत्येक विद्यार्थियों की कोई ना कोई समस्या होती है, और उन समस्याओं का समाधान इस विधि के माध्यम से कर लिया जाता है। और इस प्रकार से जो समस्या का समाधान करती है, तो समझ लेना कि ये जो विधि है या पर्यवेक्षण विधि है, ये कहती कि अध्यापक विद्यार्थियों को निर्देश देता है, और निर्देश के साथ ये कहता है कि उसके सामने कुछ संदर्भ ग्रंथ भी रखता है। क्या रखता है? संदर्भ ग्रंथ रखता है। और संदर्भ ग्रंथ क्यों रखता है? क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अध्यापक ये कहेगा कि इस विषय वस्तु से संबंधित आपके सामने इस प्रकार के भी संदर्भ हैं, और उन संदर्भों की छटनी करके आप उस अध्ययन बिंदु का सर्वांगीण अध्ययन करेंगे। ये कौन कहता है? अध्यापक कहेगा। किनको कहेगा? बालकों को या विद्यार्थियों को कहेगा। और विद्यार्थियों को कहने के बाद उसका जो उस अध्ययन बिंदु का जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है, वो पूरा कॉन्सेप्ट इनके माध्यम से क्लियर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब संदर्भ ग्रंथ बच्चों के बीच में रख दिए जाते हैं, तब उनके सामने जो भी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का निदान मिल जाता है। फिर हम ये कहें, इन्हीं संदर्भ ग्रंथों से उन बच्चों का मूल्यांकन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक पर्यवेक्षण के रूप में, या एक शिक्षक के निर्देश के हिसाब से, या शिक्षक जिस प्रकार से निर्देश देता है, वो निर्देश संदर्भ ग्रंथों के रूप में रखता है, और फिर उसका मूल्यांकन करता है। और मूल्यांकन करने के बाद में वो छात्र अध्यापक या छात्रा अध्यापिका या विद्यार्थी जो भी हैं, वो अपने ठोस निर्णय की तरफ बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमारे सामने ये पर्यवेक्षण विधि है। अब हम समझेंगे ये पर्यवेक्षण विधि है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मित्रों, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी विद्यार्थी हैं, या छात्र हैं, या छात्र अध्यापक हैं, या छात्र अध्यापिका है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है। क्या है?
निर्भर बनाना है, या हम ये कहें आत्मनिर्भर या स्वावलंबी बनाना है। क्या बनाना है? स्वावलंबी बनाना है। तो इस प्रकार से इनका या इस विधि का मुख्य उद्देश्य होता है। एक तो ये हो गया, और उसमें एक प्रकार से आत्मनिर्भर तो बनाना ही, और उसमें उसके साथ साथ उसमें आत्मविश्वास भी जगाना है कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल दृढ़ विश्वास के साथ उसको सही कर रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो अध्ययन विधि है या ये शिक्षण की जो विधि है, बच्चों के सामने ये 3 या 2 मुख्य उद्देश्य प्रकट करती है कि उसे आत्मनिर्भर बनाना है या उसमें आत्मविश्वास जगाना है, और आत्मविश्वास के साथ साथ हम कह सकते हैं कि वो स्वावलंबी बन सके। तो इस प्रकार से ये पर्यवेक्षण विधि का मुख्य टारगेट होता है या मुख्य उद्देश्य होता है। अब ये समझें कि ये उद्देश्य अब हम इसको ये समझें कि ये पर्यवेक्षण विधि प्रत्येक विद्यालय में किस रूप में लागू होती है। तो मित्रों, हम इसके बारे में और चर्चा करें तो हम इसके बारे में कह सकते हैं कि जो प्रत्येक विद्यालय होते हैं उन विद्यालयों में इस विधि को लागू करने के लिए प्रत्येक विद्यालय 5 योजनाएं लागू करती है। कितनी? 5 योजनाएं लागू करती है। और वो योजनाएं किस प्रकार से हैं? वो योजनाएं इस प्रकार से हैं। किस लिए योजना लागू कर रहा है? क्योंकि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है, बच्चों में कौशल विकास को जगाना है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो विधि है ये 5 योजनाएं लागू करती है, जिसमें पहली योजना है सम्मेलन योजना। क्या है? सम्मेलन योजना। अब ये सम्मेलन योजना क्या है? अब देखिए, इसमें हमने शुरू में ये बताया कि जो कमजोर वर्ग के बालक हैं, या हम ये कहें प्रतिभाशाली से कुछ पिछड़े हुए जो बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया जाता है। और इस सम्मेलन में यह कहा जाता है कि जो भी पिछड़े वर्ग या पिछड़े बालक हैं उनकी समस्याओं का निदान किस प्रकार से किया जाए। हम इसमें ये कहें कि जो सम्मेलन किया जाएगा उस सम्मेलन के तहत यह कहा जाता है कि जो पिछड़े बालक हैं उन बालकों की समस्याओं का निदान किस प्रकार से हो, समस्याओं का समाधान करना है। किसके माध्यम से? सम्मेलन के माध्यम से। प्रत्येक विद्यालय यही सम्मेलन करता है। अभी दूसरी योजना ये लेकर के आती है कि सम्मेलन तो हो गया, इसके साथ साथ इसकी और भी योजनाएं हैं। दूसरा है विशिष्ट शिक्षण योजना। अब इसका मतलब ये है मित्रों कि सम्मेलन तो हो गया, और सम्मेलन किसका होगा? जो विद्यालय हैं, विद्यालय के जो भी अध्यापक हैं उन अध्यापकों का एक सम्मेलन होगा। लेकिन ये विशिष्ट का मतलब ये है कि बाहर से, इसमें क्या है कि बाहर की जो विद्यालय हैं या बाहर से जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों से शिक्षक बुलाए जाएंगे। कौन? शिक्षक को आमंत्रित किया जाएगा। हम यह कह दें आमंत्रित किया जाता है, और उनके सामने कमजोर वर्ग के जो बालक हैं या पिछड़े बालक हैं उन बालकों की जो समस्याएं हैं या विषय से संबंधित जो भी समस्या है उनका निराकरण कर लिया जाता है। किससे? विशिष्ट शिक्षण। फिर हम तीसरी योजना लेके आए। वो तीसरी योजना के बारे में हम कह सकते हैं कि वो योजना है सामयिक योजना है। तो मित्रों, ये सामयिक योजना प्रत्येक विद्यालय में की जाती है, सामयिक योजना। और इस सामयिक योजना का मतलब ये है कि पूरे क्षेत्र में कितनी योजनाएं इन बच्चों से संबंधित रखी गई हैं। तो इस सामयिक योजना के तहत प्रत्येक विद्यालय उन बच्चों के लिए 1 या 2 योजनाएं लागू करती है, या एक मीटिंग बनाई जाती है, और इस मीटिंग के माध्यम से बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। क्या है? इस योजनाओं के माध्यम से ये जो बच्चे हैं, चाहे कमज़ोर बच्चे हों या पिछड़े बच्चे हों या फिर मंद बुद्धि के बच्चे हों या फिर कोई प्रतिभाशाली बच्चे हों, उन बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है कि इसका बौद्धिक स्तर कितना है। तो हम कह सकते हैं कि सामयिक योजना प्रत्येक वर्ष में एक बार तो होनी ही चाहिए, और इसी के साथ 2 योजना का भी आप निर्माण कर सकते हैं। फिर हम तीसरा लेके आए। इसी शिक्षण विधि के अंतर्गत हम चौथी योजना लेके आते हैं। वो है काल विभाजन। तो मित्रों, ये काल विभाजन होता है। ये काल विभाजन ये होता है कि इसमें समय का सदुपयोग किस प्रकार से किया जाए। समय का सदुपयोग, विद्यालय में समय का सदुपयोग किस प्रकार से किया जाए कि बच्चे मनोरंजन भी करना चाहते हैं। फिर हम इसी का एक उपभाग बना करके हम 5वां वर्गीकरण बना सकते हैं। वो है द्विकाल
द्विकाल विभाजन योजना। तो मित्रों ये द्विकाल विभाजन योजना का मतलब ये है, द्वि का मतलब हो गया इसमें दो बार समय को बांटा जाएगा। ये 2 बार समय किस प्रकार से बांटा गया है वो देखिएगा, और यही महत्वपूर्ण बिंदु बनता है हमारे एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में या रीट लेवल फर्स्ट या सेकंड में यही बिंदु महत्वपूर्ण बन जाता है कि पर्यवेक्षण योजना के अंतर्गत द्विकाल योजना बनाई जाती है तो वो कितने समय की होती है। तो मित्रों इस योजना का जो कुल समय होता है वो 90 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है? ये 90 मिनट का होता है। और इस 90 मिनट को 2 भागों में डिवाइडेशन कर दिया जाता है। एक तो होता है ये 50 मिनट का और दूसरा होता है 40 मिनट का। हम यहाँ नाम लिखें 50 मिनट और दूसरा है 40 मिनट। अब हमें 50 मिनट में क्या करना है और 40 मिनट में किसका योगदान होगा, यही महत्वपूर्ण होता है। तो 50 मिनट का जो समय दिया गया होता है उस 50 मिनट में बच्चे क्या करेंगे वो महत्वपूर्ण रखता है कि 50 मिनट में जो 25 मिनट होती हैं, 25 मिनट जो भी होंगी मैं यहाँ न लिख करके मैं यहाँ लिखूंगा 50 मिनट का जो समय है, इस समय में अध्यापक क्रिया होती है, अध्यापक क्रियाएं होती हैं। अब ये अध्यापक क्रियाएं क्या होती हैं वो देखिए। इस अध्यापक क्रियाओं को भी 2 भागों में बांट दिया जाता है, और ये 2 भाग कौन कौन से हैं तो देखिए 50 मिनट का जो समय होगा उस 50 मिनट के समय में मित्रों 25 मिनट तो अध्यापक किसी विषय को लेकर के पढ़ाने का कार्य करेगा या शिक्षण का कार्य करेगा। इसमें 25 मिनट जो है उस 25 मिनट में अध्यापक शिक्षण कार्य करता है, अध्यापक शिक्षण कार्य करेगा। और बाकी जो 25 मिनट शेष बचती हैं उस 25 मिनट में अध्यापक और छात्रों के बीच में, अध्यापक और छात्रों के बीच में उसी अध्ययन बिंदु को लेकर के तर्क वितर्क होंगे, तर्क वितर्क चलेगा। ठीक है, ये तो हो गया पूरा 50 मिनट का समय। हमने ये बताया कि 90 मिनट का कुल समय होता है, किसमें द्विकाल विभाजन योजना में कुल समय होता है 90 मिनट का। 90 मिनट में जो 50 मिनट होती हैं, 50 मिनट को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक तो हमारे सामने ये 25 मिनट का हो गया जिसमें अध्यापक शिक्षण कार्य करेंगे, और दूसरा ये हो गया कि जिसमें 25 मिनट शेष होते हैं उसमें अध्यापक छात्रों से तर्क वितर्क करता है। और बाकी जो शेष जो 40 मिनट बचते हैं, ये जो 40 मिनट शेष बचे हैं, इस 40 मिनट को भी 2 भागों में बांट दिया जाता है। और ये 40 मिनट किस नाम से संबोधित होती है? ये 40 मिनट होती है मित्रों, ये छात्रों के पक्ष में होती है। ये छात्र इसमें क्रियाएं करेंगे, और ये छात्र किस प्रकार से क्रिया करेंगे वो देखिएगा। इसमें भी समय को 2 भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें 35 मिनट क्या होता है, इसमें 35 जो मिनट होती हैं वो 35 मिनट छात्रों के लिए होती हैं। इसमें छात्रों द्वारा शिक्षण कार्य किया जाता है। क्या? शिक्षण कार्य किया जाता है। और उसका निर्देशन कौन करता है, उसकी देखरेख या उसका निरीक्षण कौन करता है? इसका निरीक्षण कौन करेगा मित्रों? इसका निरीक्षण करेगा अध्यापक, इसका निरीक्षण करेगा। ठीक। और बाकी जो 5 मिनट शेष बचती हैं, इसमें 5 मिनट जो शेष बचती हैं उस 5 मिनट में उन बच्चों को हस्तकौशल का ज्ञान देगा, हस्त कौशल का ज्ञान देता है। तो इस प्रकार से मित्रों छात्रों के पक्ष में तो ये 35 + 5 हो गए बराबर ये 40 मिनट कवर हो जाती हैं। और 50 मिनट का जो समय होता है उसमें 25 मिनट अध्यापक शिक्षण करवाएगा और 25 मिनट जो है वो इसमें अध्यापक और शिक्षक के बीच में तर्क वितर्क का समय निकल जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो पर्यवेक्षण अध्ययन विधि है उस अध्ययन विधि में 5 योजनाएं होती हैं, और उन 5 योजनाओं में महत्वपूर्ण बन जाती है ये द्विकाल विभाजन योजना। और द्विकाल विभाजन योजना 90 मिनट की रखी जाती है, और 90 मिनट को 50 और 40 मिनट 2 भागों में विभाजन कर दिया जाता है। और 50 मिनट 25-25 के रूप में इस प्रकार से आ गई, और 40 मिनट 35 और 5 मिनट के बारे में इस प्रकार से आ गई। अब देखिए ये तो हो गया अपना पर्यवेक्षण विधि से संबंधित जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेकर के हमने उसका विश्लेषण किया। अब देखिए मित्रों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विधि के महत्वपूर्ण गुण क्या हैं और दोष क्या हैं। यह भी हमसे कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पर्यवेक्षण विधि है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं या गुण क्या हैं।
तो हम सबसे पहले चर्चा करें कि इसकी जो गुण है या इस विधि के जो गुण है उसके बारे में हम चर्चा करें। तो गुण के बारे में हम पहली विशेषता यह निकाल सकते हैं कि मित्रों ये बाल या छात्र बाल केंद्रित विधि है। क्यों? बच्चे ही इसमें केंद्र बिंदु के रूप में केंद्रित विधि है, और बाल केंद्रित विधि होने के कारण ये मनोवैज्ञानिक भी है। मनोवैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि इसमें अध्यापक संदर्भ ग्रंथ रखता है, उसके सामने संदर्भ ग्रंथ रख देता है और ये कहता है कि इस विषय वस्तु से संबंधित संपूर्ण ज्ञान आपको इन संदर्भ ग्रंथों से ही उपलब्ध होगा। एक तो ये। दूसरी विशेषता हम ये कह सकते हैं कि इस जो शिक्षण का कौशल होता है उसका सुधार होता है। शिक्षण कौशल का सुधार होता है। ये शिक्षण कौशल का सुधार कैसे होगा मित्रों? वो देखिए, हमने जो समय का डिवाइडेशन किया था उस समय में हमने 40 और 5 मिनट छात्रों के पक्ष में रखा था, नहीं 35 और 5 मिनट छात्रों के पक्ष में रखा था। इस पक्ष में क्या रखा? 35 मिनट किसके लिए मिलेंगे? इसमें छात्र अध्यापन कार्य करवाते हैं या छात्र एक प्रकार से शिक्षक के सामने पढ़ाने का कार्य करता है, शिक्षण का कार्य करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस विधि के माध्यम से बच्चों का जो कौशल विकास है वो सुधर जाता है। तीसरी विशेषता हम ये कहें कि इसमें अभिव्यक्ति कौशलता भी सुदृढ़ होती है, अभिव्यक्ति अच्छी बनती है या अभिव्यक्ति कौशल बनता है या निखरता है। क्यों? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कक्षा में अध्यापन कार्य नहीं करवा सकते। तो मित्रों हम कह सकते हैं कि जो भी क्या बोलते हैं बीएड करने वाले स्टूडेंट हैं या बीएसटीसी करने वाले स्टूडेंट हैं, वो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ा नहीं सकते, जो शिक्षण कार्य नहीं करवा सकते, उनके लिए यह विधि बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। फिर हम अगली विशेषता के बारे में हम लेके आए। अगली विशेषता के बारे में हम इसके बारे में कहें कि यह कमज़ोर बालकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसके लिए? कमज़ोर बालकों के लिए, कमज़ोर बालकों के लिए महत्वपूर्ण है, बालकों के लिए उपयोगी है। अगर ये कमज़ोर बालकों के लिए उपयोगी है तो हम 5 विशेषता यह भी निकाल सकते हैं कि कमज़ोर बालकों की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का समाधान करती है, समस्याओं का समाधान करती है, उसका हल खोजने का प्रयास करती है। इसके साथ हम अगली विशेषता लेकर के कह सकते हैं कि ये जो विधि है, ये विधि सामाजिक अध्ययन के लिए और हिंदी विषय के लिए। हिंदी विषय के लिए क्यों? क्योंकि इसमें हस्तकौशल का भी कार्य करवाया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें यह भी कार्य होता है। तो हम कह सकते हैं सामाजिक अध्ययन के लिए और हिंदी के लिए उपयुक्त विधि है। इसके अलावा हम और भी विशेषता निकाल सकते हैं कि इसमें बच्चों में आत्मविश्वास पैदा होता है, कि बालकों में आत्मविश्वास सुदृढ़ होता है, आत्मविश्वास या बनता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पर्यवेक्षण अध्ययन विधि में इस प्रकार की विशेषताएं हैं और इन विशेषताओं के कारण यह विधि अच्छी बन जाती है। अब देखिए, कोई भी अच्छी चीज़ क्यों ना हो, उनके भी कुछ न कुछ दोष छिपे रहते हैं। तो इसी प्रकार से इस विधि में भी कुछ एक दोष हैं या कमियां हैं, और वे कमियां कौन कौन सी हैं वो देखिएगा। इनकी कमियों के बारे में हम बात करें या इसके दोष के बारे में हम चर्चा करें कि ये दोष किस प्रकार से बना देती है। तो पहली बात हम ये करें कि ये जो बाल केंद्रित विधि है, ये पर्यवेक्षण विधि को हमने कहा बाल केंद्रित विधि है, और इसी के साथ कहा कि कमज़ोर बालकों के लिए उपयोगी है। तो साफ जाहिर होता है कि कमज़ोर बालकों के लिए ये उपयोगी है, तो इसमें प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं वो वंचित रह जाते हैं। प्रतिभाशाली छात्रों के लिए ये उपयुक्त नहीं है। एक विशेषता, एक दोष ये बन गया। दूसरा दोष हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो समय लगता है वो समय अधिक लगता है। तीसरा दोष हम यह भी निकाल सकते हैं कि इस प्रकार का जो शिक्षण कार्य है वो व्यावसायिक कार्य में बदल जाता है। व्यावसायिक कार्य या शिक्षण कार्य में आज ये तब्दील हो गया। ये कह सकते हैं कि हमने बात करी इसमें प्रतिभाशाली या तो शिक्षक होगा, और प्रतिभाशाली शिक्षक होगा तो समझ लेना कि उस विषय से संबंधित वो अनुभव भी रखता है। तो हम जरूरी बन जाता है इसके लिए कि प्रतिभाशाली शिक्षक और अनुभवी शिक्षक ही इस विधि का
उपयोग कर सकते हैं, बाकी सभी के लिए लागू नहीं होता। इसलिए हम एक दोष यह भी निकाल सकते हैं कि ये जो विधि है, ये शिक्षक, इस विधि के लिए शिक्षक को अधिक अनुभव होना चाहिए, अधिक अनुभव और अनुभव होना चाहिए। तो इस प्रकार से मित्रों इस शिक्षण विधि के बारे में हमने अध्ययन किया, और आगे के लिए हम अपनी शिक्षण विधि को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।